जुलाई 15, 2020 की दोपहर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के ट्विटर अकाउंट्स एक के बाद एक हैक हो रहे थे। इलॉन मस्क, बराक ओबामा, बिल गेट्स और जेफ बीजोस सभी के अकाउंट से एक ही मैसेज आ रहा था, बिटकॉइन भेजो, डबल करके वापस मिलेगा। लेकिन ये सब कोई सोफिस्टिकेटेड साइबर क्रिमिनल ग्रुप नहीं कर रहा था। ये सब कर रहा था एक 17 साल का लड़का जो अपने टैंपा के घर में बैठा था। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। ग्रेहम आइवन क्लार्क अपने बेडरूम में बैठा था, मल्टीपल स्क्रीन्स के सामने। उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो गेमिंग कर रहा है या कोई स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ग्रेहम के दिमाग में चल रहा था हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोशल मीडिया हाइस्ट। वो जानता था कि आज का दिन उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। ग्रेहम आइवन क्लार्क का नाम था। जनवरी 9, 2003 को जन्मा ये लड़का दिखने में बिल्कुल नॉर्मल टीनेजर लगता था। मीडियम हाइट, ब्राउन हेयर और एक शाई स्माइल जो उसके फेस पर हमेशा रहती थी। उसके क्लासमेट्स उसे एक क्वाइट किड मानते थे जो कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड था। लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था कुछ और ही। वो जानता था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे कमज़ोर कड़ी मशीन्स नहीं बल्कि इंसान होते हैं। और इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उसने हिस्ट्री की सबसे बड़ी सोशल मीडिया हैक को अंजाम दिया। ग्रेहम की फैसिनेशन टेक्नोलॉजी के साथ बचपन से ही थी। जब वो सिर्फ 12 साल का था तब उसने अपना पहला कंप्यूटर बिल्ड किया था। उसके पेरेंट्स को लगता था कि ये नॉर्मल हॉबी है, लेकिन ग्रेहम की क्यूरियोसिटी कहीं और जा रही थी। वो आवर्स बिताता था ऑनलाइन फोरम्स पर, हैकिंग कम्युनिटीज में लर्क करता था और सीखता था कि कैसे डिजिटल सिस्टम्स काम करते हैं। उसकी रियल एजुकेशन शुरू हुई OGUSERS फोरम पर। ये एक अंडरग्राउंड मार्केटप्लेस था जहां लोग रेयर यूजर नेम्स, गेमिंग अकाउंट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स बाय और सेल करते थे। यहाँ ग्रेहम ने सीखा कि कैसे सिम स्वैपिंग काम करती हैं, कैसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स एग्जीक्यूट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं। ग्रेहम की कहानी शुरू होती है 2019 में। तब वो सिर्फ 16 साल का था। उसका पहला बड़ा टारगेट था ग्रेग बेनेट, एक सियाटल का एंजल इन्वेस्टर। बेनेट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जिसने मल्टीपल टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था। उसके पास सब्सटैंशियल क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स थे जो ग्रेहम की रेडार पे आ गए थे। ग्रेहम ने महीनों तक बेनेट को स्टडी किया। उसने बेनेट के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्कैन किया, उसके बिजनेस कनेक्शंस को ट्रैक किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी फ़ोन कैरियर इन्फॉर्मेशन निकाली। ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल थी, बस ज़रूरत थी पेशेंस और रिसर्च स्किल्स की। ग्रेहम ने सिम स्वैप अटैक का इस्तेमाल करके बेनेट के फ़ोन नंबर को हाईजैक कर लिया। ये टेक्निक बहुत सिंपल लगती है लेकिन इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। ग्रेहम ने टी-मोबाइल को कॉल किया और बेनेट होने का नाटक किया। उसकी वॉइस कॉन्फिडेंट थी, प्रोफेशनल टोन में बात कर रहा था। उसने कहा कि उसका फ़ोन खो गया है और उसे अपना नंबर एक नए सिम कार्ड पर ट्रांसफ़र करना है। फ़ोन कंपनी के एम्प्लॉय को लगा कि ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है। ग्रेहम ने बेनेट के पर्सनल डिटेल्स परफेक्टली रिसाइट किए, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और रीसेंट ट्रांजैक्शंस की कुछ डिटेल्स जो उसने ऑनलाइन रिसर्च से निकाली थीं। एम्प्लॉय को कोई डाउट नहीं हुआ। उन्होंने बेनेट का फ़ोन नंबर ग्रेहम के सिम कार्ड पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ग्रेहम के पास बेनेट के सभी टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स आने लगे। जब भी बेनेट कोई पासवर्ड रीसेट करता या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड मांगता, वो सब ग्रेहम के फ़ोन पर आता। ये एक डिजिटल टेकओवर था। बेनेट को पता भी नहीं चला कि उसकी डिजिटल आइडेंटिटी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ग्रेहम ने सिस्टमैटिकली बेनेट के अकाउंट्स को एक्सेस करना शुरू किया। पहले ईमेल अकाउंट, फिर क्लाउड स्टोरेज और फाइनली क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस। हर स्टेप केयरफुली प्लान्ड था। ग्रेहम जानता था कि एक भी मिस्टेक उसे एक्सपोज कर सकती है। इस तरह ग्रेहम ने बेनेट के क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट्स में घुसकर 164 बिटकॉइंस चुरा लिए, जिनकी वैल्यू उस समय $856,000 थी। लेकिन ग्रेहम ने ये बिटकॉइंस इमीडिएटली कैश आउट नहीं किए। वो जानता था कि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होते हैं। उसने एक इलैबोरेट मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम डिजाइन की थी। लेकिन ग्रेहम का असली टारगेट अभी भी बाकी था। वो चाहता था कुछ ऐसा करना जो पूरी दुनिया को हिला दे, और उसकी नज़र पड़ी ट्विटर पर। ट्विटर उस समय दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। पॉलिटिशियन से लेकर सेलिब्रिटीज तक सभी अपनी बात कहने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते थे। ग्रेहम समझता था कि ट्विटर हैक करना कोई सिंपल टास्क नहीं था। ये कंपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए फेमस थी। लेकिन ग्रेहम ने एक फंडामेंटल वीकनेस आइडेंटिफाई की थी, ह्यूमन फैक्टर। सबसे सिक्योर सिस्टम्स भी इंसानों पर डिपेंड करते हैं और इंसान मैनिपुलेट हो सकते हैं। ग्रेहम ने महीनों तक प्लानिंग की,
उसने स्टडी किया कि ट्विटर के एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं, उनकी इंटरनल सिस्टम्स कैसी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं। उसने लिंक्डइन पर ट्विटर एम्प्लॉयज़ के प्रोफाइल स्टडी किए, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझा और इंटरनल कम्युनिकेशन पैटर्न्स को एनालाइज किया। उसने पाया कि ट्विटर के एम्प्लॉयज़ रिमोट वर्क कर रहे थे क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था। ये ग्राहम के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। रिमोट वर्क इन्वायरमेंट में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ घर से काम कर रहे थे, पर्सनल डिवाइसेस यूज कर रहे थे और आईटी सपोर्ट के लिए फ़ोन कॉल्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ग्राहम ने अपनी स्ट्रैटेजी केयरफुली डिज़ाइन की। वो जानता था कि उसे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को टारगेट करना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए उसे परफेक्ट टाइमिंग, कन्विंसिंग स्टोरी और प्रोफेशनल डिमीनर चाहिए था। जुलाई 15, 2020 की सुबह 9:30 AM ग्राहम ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। उसका वेपन था सोशल इंजीनियरिंग, यानी लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवाना। ग्राहम ने ट्विटर के आईटी हेल्प डेस्क का नाटक किया और एम्प्लॉयज़ को कॉल करना शुरू किया। उसकी फर्स्ट कॉल एक जूनियर डेवलपर को गई। ग्राहम ने प्रोफेशनल टोन में इंट्रोड्यूस किया कि वो ट्विटर की इंटरनल आईटी सिक्योरिटी टीम से हैं और कंपनी के वीपीएन में कुछ अर्जेंट इश्यूज आ रहे हैं। डेवलपर को इमीडिएटली सस्पेशियस लगा। उसने कहा कि उसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है और कॉल काट दी। दूसरी कॉल भी फेल हो गई, तीसरी भी, चौथी भी। ग्राहम फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि परसिस्टेंस की है। हर फेल्ड कॉल से वो कुछ नया सीख रहा था। कैसे बात करनी चाहिए, कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज करने चाहिए और कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए। पांचवा एम्प्लॉय फंस गया। ये एक मिड लेवल सपोर्ट स्टाफ मेंबर थी जो रिमोट वर्क कर रही थी। ग्राहम ने परफेक्ट टाइमिंग चूज की थी, लंच टाइम के जस्ट आफ्टर, जब लोग थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं। ग्राहम ने प्रोफेशनल टोन में कहा कि कंपनी के वीपीएन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसे एम्प्लॉय की हेल्प चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एम्प्लॉय को लगा कि ये जेन्युइन आईटी सपोर्ट कॉल है। ग्राहम की वॉइस कॉन्फिडेंट थी, उसके पास सारी टेक्निकल डिटेल्स थीं और वो कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। एम्प्लॉय ने कोई डाउट नहीं किया। ग्राहम ने एम्प्लॉय को एक फेक वेबसाइट का लिंक भेजा जो बिल्कुल ट्विटर के रियल वीपीएन पोर्टल जैसा दिखता था। उसने वीक्स बिताए थे इस फेक वेबसाइट को डिजाइन करने में। हर पिक्सल परफेक्ट था। यूआरएल भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था, सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस था जो ईजिली मिस हो सकता था। जब एम्प्लॉय ने अपना यूजर नेम, पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड डाला तो सब कुछ ग्राहम के पास चला गया। अब ग्राहम ट्विटर के इंटरनल नेटवर्क के अंदर था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे डीपर एक्सेस चाहिए था। ग्राहम ने ट्विटर के इंटरनल स्लैक चैनल्स को ब्राउज करना शुरू किया। स्लैक एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज करती हैं। यहां ग्राहम को गोल्ड माइन मिला। एम्प्लॉयज कैजुअली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, ट्रबल शूटिंग डिस्कशंस में क्रेडेंशियल्स मेंशन हो रहे थे और इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस हो रही थी। लीगल डिपार्टमेंट के एक स्टाफ मेंबर ने ट्रबल शूटिंग के दौरान अपने एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स को चैट में पेस्ट कर दिया था। ये एक केयरलेस मिस्टेक थी, लेकिन ग्राहम के लिए जैकपॉट था। इन क्रेडेंशियल्स के साथ ग्राहम ने MEI में एक्सेस पा लिया। MEI ट्विटर का इंटरनल डैशबोर्ड था जो हर सिंगल अकाउंट को कंट्रोल करता था। ये एक पावरफुल टूल था जो नॉर्मली सिर्फ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास होता था। ग्राहम के पास अब गॉड मोड था। वो किसी भी अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर सकता था, ईमेल चेंज कर सकता था और ट्वीट्स भेज सकता था। ग्राहम ने पहले EMI इंटरफेस को केयरफुली एक्सप्लोर किया। वो जानता था कि ये मोमेंट क्रूशियल है। एक भी रॉन्ग मूव उसे एक्सपोज कर सकती थी। उसने देखा कि कैसे अकाउंट कंट्रोल्स वर्क करते हैं, कैसे वेरिफिकेशन बैजेस मैनेज होते हैं और कैसे अकाउंट ओनरशिप ट्रांसफर होती है। शुरुआत में ग्राहम ने स्मॉल टारगेट्स चूज किए। उसने क्रिप्टो करेंसी कंपनीज और इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स हैक किए, जैसे कि बाइनेंस और जेमिनाई। इन अकाउंट से उसने बिटकॉइन स्कैम ट्वीट्स भेजे। लोगों को लगा कि ये लेजिटिमेट है क्योंकि वे वेरीफाइड अकाउंट से आ रहे थे। ग्राहम का इनिशियल स्ट्रैटेजी था कि वो OG यूजरनेम्स स्टील करके अंडरग्राउंड मार्केट्स में सेल करे। OG यूजरनेम्स वो होते हैं जो शॉर्ट, मेमोरेबल और वैल्यूएबल होते हैं, जैसे कि सिंगल लेटर्स या कॉमन वर्ड्स। ये यूजरनेम्स ब्लैक मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में सेल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्राहम को EMI इंटरफेस की पावर रियलाइज हुई, उसके प्लान्स बड़े होते गए। वो समझ गया कि वो सिर्फ यूजरनेम्स नहीं बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सकता है। ये रियलाइजेशन उसके लिए इंटॉक्सिकेटिंग था। ग्राहम का प्लान था कुछ और भी बड़ा करने का। दोपहर 4:15 बजे उसने अपना रियल अटैक शुरू किया। सबसे पहले टारगेट था इलॉन मस्क का अकाउंट। मस्क उस समय वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन था और उसके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में थी। ग्राहम ने मस्क के अकाउंट से ट्वीट किया, फीलिंग ग्रेटफुल, डबलिंग ऑल पेमेंट्स सेंड टू माई BTC एड्रेस।
You send $1, I send back $2. Only doing this for 30 minutes. ट्वीट के साथ एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस भी था। ग्राहम ने केयरफुली ये मैसेज क्राफ्ट किया था। ये बिलीवेबल लगता था, अर्जेंसी क्रिएट करता था और मस्क की पर्सनैलिटी के साथ मैच करता था। लोगों को लगा कि ये मस्क का जेन्युइन गिव अवे है। इलॉन मस्क अपने एक्सेंट्रिक बिहेवियर और स्पॉन्टेनियस अनाउंसमेंट्स के लिए फेमस था। एक बिटकॉइन गिव अवे उसके कैरेक्टर के साथ परफेक्टली फिट होता था। मिनट्स के अंदर लोग बिटकॉइन भेजना शुरू कर दिए। ग्राहम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर रियल टाइम में देख रहा था कि उसके वॉलेट में बिटकॉइन आ रहे हैं। पहले ट्रांजैक्शन स्मॉल थे, 0.01 BTC, 0.05 BTC, लेकिन जैसे जैसे ट्वीट वायरल होता गया लार्जर अमाउंट्स आने लगे। ग्राहम का हार्ट रेसिंग था, वो हिस्ट्री विटनेस कर रहा था, अपनी ओन हिस्ट्री। अगला टारगेट था बिल गेट्स। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे और फिलैंथ्रोपी के लिए फेमस थे। ग्राहम ने गेट्स के अकाउंट से सिमिलर मैसेज ट्वीट किया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट एंगल के साथ। उसने चैरिटी और गिविंग बैक का मेंशन किया, जो गेट्स की पब्लिक इमेज के साथ अलाइन करता था। फिर बराक ओबामा, जो बाइडन, जेफ बेजोस, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, एक के बाद एक सभी मेजर अकाउंट्स हैक हो गए। हर अकाउंट से सेम बेसिक मैसेज जा रहा था, लेकिन ग्राहम ने सटल वेरिएशंस ऐड किए थे जो हर सेलिब्रिटी की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते थे। ट्विटर के एम्प्लॉयज पैनिक मोड में चले गए। उनका प्लेटफॉर्म यूज हो रहा था वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम के लिए। सिक्योरिटी टीम की इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो गईं, लेकिन ग्राहम इतनी तेजी से अकाउंट्स हैक कर रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब तक वो एक अकाउंट को सिक्योर करते, ग्राहम दूसरा हैक कर चुका होता था। ट्विटर के सीईओ जैक डॉसी उस समय वेकेशन पर थे। जब उन्हें कॉल आई कि कंपनी का प्लेटफॉर्म कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, तो वो इमीडिएटली सैन फ्रांसिस्को वापस आ गए। ये ट्विटर के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। ग्राहम के ऑपरेशन की स्केल इनक्रेडिबल थी। वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर रहा था, रियल टाइम में बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस मॉनिटर कर रहा था और ट्विटर के इंटरनल सिस्टम्स को नेविगेट कर रहा था। एक 17 साल के लड़के के लिए ये लेवल का कोऑर्डिनेशन रिमार्केबल था। अक्षय सोचिए कि उस समय क्या हालत रही होगी। मिलियंस ऑफ पीपल को लग रहा था कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उन्हें फ्री मनी दे रहे हैं। ओबामा जैसे रिस्पेक्टेड फिगर के अकाउंट से मैसेज आ रहा था, तो लोगों को डाउट क्यों होता? ये ट्रस्ट का कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन था। सोशल मीडिया की पावर ये है कि लोग वेरीफाइड अकाउंट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। ब्लू चेकमार्क एक सिंबल ऑफ ऑथेंटिसिटी बन गया था। जब लोगों ने देखा कि ओबामा, मस्क और गेट्स सभी सेम मैसेज शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड चैरिटी इनिशिएटिव है। ग्राहम के वॉलेट में बिटकॉइन आते जा रहे थे। 0.5 BTC, 1.2 BTC, 5.1 BTC, नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। हर ट्रांजैक्शन के साथ ग्राहम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। वो फील कर रहा था कि वो इनविंसिबल है। टोटल मिलाकर ग्राहम ने अप्रॉक्सीमेटली $118,000 वर्थ बिटकॉइन चुराए। लेकिन अथॉरिटीज का एस्टिमेट है कि अगर ट्विटर जल्दी एक्शन लेता तो ग्राहम $1.5 मिलियन तक चुरा सकता था। स्कैम की पोटेंशियल स्केल टेरिफाइंग थी। ट्विटर ने इमरजेंसी मेजर्स लिए। उन्होंने सभी वेरीफाइड अकाउंट्स को टेम्परेरीली लॉक कर दिया। कोई भी वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट नहीं कर सकता था। ये अनप्रेसिडेंटेड स्टेप था। पहली बार ट्विटर ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट यूजर्स को प्लेटफॉर्म से लॉकआउट किया था। यह डिसीजन ट्विटर के लिए इनक्रेडिबली डिफिकल्ट था। वेरीफाइड अकाउंट्स में पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट्स, सेलिब्रिटीज और बिजनेस लीडर शामिल थे, जो प्लेटफॉर्म पर डेली बेसिस पर कम्युनिकेट करते थे। इलेक्शन ईयर में पॉलिटिशियंस के लिए ट्विटर साइलेंस डिवास्टेटिंग था। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर नहीं कर सकते थे। बिजनेस लीडर्स अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। लेकिन ट्विटर के पास कोई चॉइस नहीं था। प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो वापस बिल्ड करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट होता है। ग्राहम को इनिशियली लगा कि उसने परफेक्ट क्राइम कमिट किया है। वो अपने बेडरूम में बैठा था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का स्कैम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुका था और कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी ये कॉन्फिडेंस जल्दी ही शैटर होने वाली थी। लेकिन ग्राहम की प्रॉब्लम्स अभी शुरू हुई थीं। FBI और अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना रिलेटिवली ईजी होता है क्योंकि ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर है। इन्वेस्टिगेटर्स ने ग्राहम के बिटकॉइन वॉलेट को ट्रेस किया और पाया कि ट्रांजैक्शंस कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं। FBI के साइबर क्राइम यूनिट ने 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम असेंबल की। उनके पास स्पेशलाइज्ड टूल्स थे ब्लॉकचेन एनालिसिस के लिए। हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन एक डिजिटल फिंगरप्रिंट छोड़ती है। ग्राहम के वॉलेट से जो भी ट्रांजैक्शंस हुईं वो सब ट्रैक हो सकती थीं। ग्राहम ने कुछ क्रूशल मिस्टेक्स किए थे। उसने अपने रियल IP एड्रेस का इस्तेमाल किया था ऑपरेशन के अर्ली स्टेजेस में। प्रोफेशनल हैकर्स हमेशा VPN या टॉर नेटवर्क्स यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए। लेकिन ग्राहम का ओवर कॉन्फिडेंस उसकी डाउनफॉल बना।
उसके डिस्कॉर्ड चैट्स में उसका एलियस था कर्क, जो उसके रियल अकाउंट से लिंक था। ग्राहम ने सेम यूजर नेम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर यूज किया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इन कनेक्शंस को ट्रेस करके उसकी रियल आइडेंटिटी निकाली। और सबसे बड़ी मिस्टेक, उसने अपने स्टोलन बिटकॉइंस को लेजिटिमेट एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर करने की कोशिश की। कॉइनबेस और अदर मेजर एक्सचेंजेस के पास स्ट्रिक्ट KYC नो योर कस्टमर पॉलिसीज होती हैं। जब ग्राहम ने लार्ज अमाउंट्स ट्रांसफर करने की कोशिश की तो एक्सचेंजेस ने सस्पिशियस एक्टिविटी फ्लैग्स रेस किए। जुलाई 31, 2020 को ग्राहम को अरेस्ट कर लिया गया। टैम्पा पुलिस उसके घर पहुंची और उसे हैंडकफ्स लगाकर ले गई। उसके पेरेंट्स शॉक में थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनका बेटा इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल बन चुका था। ग्राहम के अरेस्ट के साथ ही पूरा नेटवर्क अनरावल होने लगा। साथ में उसके 2 अकम्प्लिसेस भी अरेस्ट हुए, मेसन शेपर्ड 19 ईयर ओल्ड यूके से और नीमा फजीली 22 ईयर ओल्ड ऑरलैंडो से। ये तीनों OG यूजर्स फोरम पर मिले थे और टुगेदर इस इलेबोरेट स्कीम को प्लान किया था। ग्राहम पर 30 फेलनी चार्जेस लगे। इनमें शामिल था अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस, कम्युनिकेशंस फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो कि फ्लोरिडा लॉ अलाउ करता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस में माइनर्स को अडल्ट्स की तरह चार्ज किया जा सकता है। ग्राहम को अडल्ट कोड में ट्राई किया गया। लीगल प्रोसीडिंग्स इंटेंस थे। ग्राहम के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि वो सिर्फ एक टीनेजर था जिसे टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस की समझ नहीं थी। प्रोसिक्यूशन ने काउंटर आर्ग्यू किया कि क्राइम की सोफिस्टिकेशन और स्केल प्रूव करती है कि ये प्री मेडिटेटेड था। मार्च 16, 2021 को ग्राहम ने प्ली डील एक्सेप्ट किया। उसे 3 इयर्स जुवेनाइल फैसिलिटी में सर्व करना पड़ा प्लस 3 इयर्स सुपरवाइज रिलीज। प्ली डील के अकॉर्डिंग ग्राहम को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने से पहले अपने प्रोबेशन ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती थी। उसे अपने सभी ईमेल एड्रेसेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स और इंटरनेट आइडेंटिफायर्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। लेकिन ग्राहम की स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये उसका पहला साइबर क्राइम नहीं था। 2019 में भी उसने सिम स्वैपिंग के थ्रू कई विक्टिम्स को टारगेट किया था। उसने गेमिंग अकाउंट्स हैक किए थे, क्रिप्टो करेंसी चुराया था और OG यूजर नेम्स सेल किए था। ग्राहम का क्रिमिनल नेटवर्क एक्सटेंसिव था। वो पार्ट था एक लार्जर इकोसिस्टम का जो रेयर डिजिटल एसेट्स में ट्रेड करता था। इंस्टाग्राम हैंडल्स, गेमिंग यूजर नेम्स, क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स, ये सब अंडरग्राउंड मार्केट्स में वैल्यूएबल कमोडिटीज थीं। ट्विटर हैक के बाद ट्विटर ने अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को कंप्लीटली ओवरहॉल किया। उन्होंने रिंकी सेठ को चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में हायर किया। एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए गए सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी बनाया गया सभी एम्प्लॉयज के लिए। ट्विटर ने अपने इंटरनल टूल्स को भी रीडिज़ाइन किया। EMI जैसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स के साथ प्रोटेक्ट किया गया। एक्सेस कंट्रोल्स को टाइटन किया गया और ऑडिट ट्रेल्स को स्ट्रेंथन किया गया। कंपनी ने एम्प्लॉय वेरिफिकेशन प्रोसेसेस को भी इंप्रूव किया। अब कोई भी सेंसिटिव ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले मल्टीपल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। फोन बेस्ड सपोर्ट को रिड्यूस किया गया और इन पर्सन वेरिफिकेशन को प्रायोरिटाइज किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में ह्यूमन फैक्टर्स सबसे वल्नरेबल पॉइंट है। ग्राहम ने कोई सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर नहीं बनाया था। उसने कोई 0 डे एक्सप्लॉइट यूज नहीं किया था। उसने सिर्फ लोगों से बात की थी और उन्हें कन्विंस किया था कि वो लेजिटिमेट IT सपोर्ट है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आज भी साइबर क्रिमिनल्स का फेवरेट वेपन है। फोन कॉल्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, इन सभी के थ्रू अटैकर्स लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। ग्राहम का केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक टीनेजर अपनी कॉन्फिडेंस और बेसिक साइकोलॉजी नॉलेज के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म्स को हैक कर सकता है। मॉडर्न सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स और भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। अटैकर्स अब AI यूज करते हैं कन्विंसिंग फेक वॉइसेस बनाने के लिए। डीप फेक टेक्नोलॉजी से वो वीडियो कॉल्स भी फेक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का नया एरा शुरू हो चुका है। ग्राहम की स्टोरी एक कॉशनरी टेल है। ये दिखाती है कि कैसे डिजिटल नेटिव जनरेशन के लिए साइबर क्राइम एक टेम्पटिंग पाथ लग सकता है। यंग पीपल जो टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो अप करते हैं, उनके लिए डिजिटल बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं। आज ग्राहम 23 साल का है। उसकी सेंटेंस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस आज भी फील किए जा रहे हैं। ट्विटर यानी अब X ने अपनी सिक्योरिटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन किया है।
ग्रेहम के केस ने पूरी टेक इंडस्ट्री को वेकअप कॉल दिया। कंपनीज ने रियलाइज किया कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बारे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में भी होनी चाहिए। ह्यूमन फायरवॉल कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया। आइडिया यह है कि हर एम्प्लॉय सिक्योरिटी का एक पार्ट है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने भी एक्शन लिया। न्यू गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस किए गए सोशल मीडिया कंपनीज के लिए। इंसिडेंट रिस्पांस प्रोटोकॉल्स को मैंडेटरी बनाया गया। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाया गया। ग्रेहम की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल इंजीनियरिंग और ट्रस्ट के बारे में भी है। एक 17 साल के लड़के ने दिखा दिया कि कैसे राइट अप्रोच के साथ कोई भी पर्सन वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल के डिजिटल लाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है। आज जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं या फोन कॉल्स रिसीव करते हैं, तो ग्रेहम की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। वेरीफाई करना चाहिए कि कौन हमसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस हो सकती है। डिजिटल लिटरेसी आज की जनरेशन के लिए एसेंशियल स्किल बन गई है। सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करना जानना काफी नहीं है। हमें समझना होगा कि कैसे डिजिटल थ्रेट्स काम करते हैं, कैसे हमारी इंफॉर्मेशन मिसयूज हो सकती है और कैसे हम अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगला ग्रेहम कहीं भी हो सकता है और अगला टारगेट हम खुद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अवेयर हैं, एडुकेटेड हैं और कॉशियस हैं, तो हम अपनी डिजिटल लाइफ्स को सेफ रख सकते हैं। ग्रेहम की स्टोरी एक लेसन है। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और डिजिटल पावर का मिसयूज करने के कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ लॉन्ग होते हैं।